नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को ना सोशल साइंस के 50 को 100% एग्जाम में टकराने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, आपका प्रथम पाली में हो या फिर द्वितीय पाली में हो, आप लोग एक बार एग्जाम से पहले इसे जरूर देकर जाना, क्योंकि 100% ये टकराने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो, पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जायद फसल का उदाहरण है। ये ज़्यादातर दोस्तों सेकंड पाली में क्वेश्चन आने का चांसेस है, तो आप लोग इसका आंसर याद करना। सभी हो जाएगा, खीरा, तरबूज और खरबूज, ये सभी आपका जायद फसल के अंतर्गत आ जाएगा, तो डी नंबर आंसर मिल जाएगा। और आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में विश्व के कितने प्रतिशत धान यानी कि चावल क्षेत्र है। भारत पूरे विश्व में भारत का, तो बता देना कि 20%। पूरे विश्व में भारत का 20% हिस्सा, भारत में 20% चावल का उत्पादन होता है, इसे याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका आता है तीसरा नंबर कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है। कब हुआ था? 1953 ईस्वी में हुआ था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन। दोस्तों विश्व का जो प्राचीनतम यानी कि पुरातन जो परिवहन है ना, वो है जल परिवहन। कौन सा है दोस्तों? जल परिवहन है, यानी कि आंसर आपका मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, 4 का ए नंबर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 4 का ए नंबर मिल जाएगा, इसे आप लोग याद रखना। अब अगला क्वेश्चन है, मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ पर है दोस्तों? तो 5 का आंसर याद रखना, कर्नाटक में है। वो कहाँ पर है दोस्तों? तो कर्नाटक में, इसे आप लोग को याद रखना है, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। दोस्तों अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों आपको पता है ना, पश्चिम बंगाल में धान यानी कि चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। आप लोगों को साथ पता भी होगा, नहीं पता होगा तो आप याद कर लेंगे। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों गेहूं उत्पादन में भारत का ना दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, इसे आप लोग को याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में धान का उत्पादन होता है। किस मिट्टी में धान का उत्पादन होता है। दोस्तों धान का ज़्यादा उत्पादन जलोढ़ मिट्टी में होता है। कौन सा मिट्टी में? तो जलोढ़ मिट्टी में होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो मेटरनिक ने किया था। आंसर आपका मिलेगा दोस्तों, आंसर आपका 9 का मिल जाएगा, डी नंबर। मेटरनिक ने किया था, आंसर आपका 9 का डी नंबर मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था। मेटरनिक कौन था? तो 10 का आंसर मिल जाएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इसे आप लोग को याद करना है, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 10 का आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1829 में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी। 1829 में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना। ये प्रथम पाली द्वितीय पाली में दोनों में लगातार पूछ सकता है। तुर्की आपका आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखना। आंसर क्या मिलेगा दोस्तों? तुर्की मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना। जो प्राचीन व्यवस्था था ना, उसकी स्थापना करना, उसका यही उद्देश्य था। तो आंसर 12 का सी नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग 13 नंबर देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, कोसूत एवं फ्रांसिक डिक नामक क्रांतिकारी किस देश के थे। ये याद रखना दोस्तों, ये सेकंड पाली में क्वेश्चन आने वाला है, इसे याद रखना। हंगरी हो जाएगा, हंगरी, इसे आप लोग याद रखना। प्रथम पाली वाले भी याद रखना, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों कि सेकंड पाली में ही पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट हो जाएगा। आंसर दोस्तों सी नंबर मिल जाएगा, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, तो सी नंबर इसका आंसर मिल जाएगा। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि महान कवि लॉर्ड वायरन कहाँ के रहने वाले थे। ये कहाँ के दोस्तों रहने वाले थे? तो आप लोग नाम बताना। इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। आंसर आपका मिल जाएगा 15 का सी नंबर। अगला आपका क्वेश्चन दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन है, किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोपियों को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये किसने कहा था? तो मेटरनिक ने ही कहा था, मेटरनिक ने ही कहा था। आंसर आपका मिल जाएगा 16 का ए नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, कालसवाद का कानून किसने लागू किया था। किसने लागू किया था? तो आप लोग याद रखना, मेटरनिक ने ही लागू किया था। किसने? तो मेटरनिक ने ही लागू किया था। आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों बी नंबर मिल जाएगा। आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लेना। दोस्तों अगर व्हाट्सअप ग्रुप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है, मैं दिया हूँ, नहीं मिलता है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 92445907 और लास्ट में दोस्तों 99। इस नंबर पर एसएमएस करना, हाय हेलो लेकर व्हाट्सअप पर, मैं आपको लिंक भेज दूंगा और ग्रुप में जुड़ जाना ताकि आप लोगों को मदद हो सके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश से संबंधित है। तो नेपाल देश से, क्योंकि नेपाल देश का वो क्या है, तो वहाँ के प्रधानमंत्री। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है ना, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश की मैं बात करूँ ना, तो दोस्तों लोकतांत्रिक देश आपका सभी हो जाएगा ना, सभी लोकतांत्रिक देश, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, सब लोकतांत्रिक देश है। और यहाँ तक दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किन देशों में राष्ट्रीय अध्यक्ष रबड़ स्टॉम्प की तरह है। तो यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा दोस्तों, आंसर आपका इसका भी आंसर दोस्तों सभी मिलेगा, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, सभी आंसर मिलेगा। इसका भी आंसर क्या मिलेगा दोस्तों? तो सभी मिल जाएगा।
लोग याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ ना, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, तो टोनी टोनी ब्लेयर का संबंध किस देश से है? टोनी ब्लेयर का संबंध किस देश से है? तो ब्रिटेन देश से है। इसे आप लोग याद रखना, किस देश से है दोस्तों? ब्रिटेन देश से है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विविधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा तथा स्वयं होनी चाहिए। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन किसका है? तो अलेक्जेंडर का ना है, अलेक्जेंडर का ना है दोस्तों, तो आंसर मिलेगा अलेक्जेंडर जी। ठीक है ना, देख लेना, अगर इसमें किसी को डाउट लगे तो आप कमेंट करके देख लेना। ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमको थोड़ा डाउट लग रहा है। अब्राहम अब्राहम लिंकन तो नहीं होंगे, क्योंकि उनका कथन अलग है ना। ठीक है, अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर, तो लोकतंत्र की सफलता नागरिकों को विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है ना, तो आंसर आपका ये सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व महिलाओं की भागीदारी कितना था? 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व, पूर्व का मतलब हुआ पहले, तो पहले तो 10% था ना, तो 10% आप लोग टिक लगा देना। 10.2 भी रहता तो टिक चलेगा। ठीक है ना, और देखिए अगला क्वेश्चन है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदाताओं की संख्या कितना है? तो लगभग 71 करोड़ दोस्तों, लगभग 71 करोड़। आप लोग आंसर याद रखना, बी नंबर वाला आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कितना है? तो ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी जो है ना, वो 19.3% है, 19.3%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका, अमेरिकी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कितना है? अमेरिकी राजनीति में, अब दोस्तों अमेरिका की राजनीति में मैं बात करूँ तो उससे 13 को कम, यानी कि 16.3%, 16.3%। आप लोग ये आंसर याद रखना। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, लोकतंत्र के समक्ष निम्न में से कौन सी चुनौतियां है? तो देखिए भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद, ये दोस्तों सब चुनौतियां है। तो आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों डी नंबर मिल जाएगा। 28 का आंसर क्या मिलेगा? डी नंबर मिल जाएगा, इसे याद रखना। दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ, 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? कुल कितने सीटें प्राप्त हुई थी? तो 202 आंसर मिल जाएगा, 202। ठीक है ना, 29 का आंसर मिलेगा 202, सी नंबर 29 का आंसर मिलेगा, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? दोस्तों वर्ष 1975 ईस्वी में ना भारत के अंदर यानी कि अपने देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, और ये इसी नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपका आंसर मिलेगा दोस्तों सी नंबर मिल जाएगा, 30 का आंसर मिलेगा सी नंबर, इसे याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो अगर कहेगा लोकतंत्र में सत्ता के विरोध ना, तो 1990 के दशक बताना। लेकिन अगर कहेगा भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 19 आप लोग 90 के दशक बताना। अगला क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति यानी कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण ने किया था। आंसर आपका मिलेगा दोस्तों डी नंबर, जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना दोस्तों किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान देश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोडवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांस और ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच में हुआ था ना। सोडवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच में हुआ था ना, या फिर फ्रांस और प्रूसिया के बीच में हुआ था? सोडवा का युद्ध हुआ था ना ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच में ना हुआ था जी। इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर ए नंबर ना होगा। एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को, फ्रांस और प्रूसिया के बीच में नहीं ना होगा। नहीं, फ्रांस और प्रूसिया के बीच में नहीं होना चाहिए, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच में ही होना चाहिए। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, काउंट कपूर की मृत्यु कब हुआ था? मैंने आपको बताया था काउंट कपूर की मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? 62 में हुआ था, यानी कि 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुआ था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? दोस्तों गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था, जमींदार नहीं बल्कि नाविक था। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था दोस्तों? नाविक था, इसे याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो बुर्बो वंश हो जाएगा। आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों सी नंबर, बुर्बो वंश मिल जाएगा, ये सी नंबर मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, संविधान का गठन कब हुआ था? संविधान का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था ना। संविधान का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था, इसे याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिला परिषद का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? तो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष। आप लोग याद रखना, 5 वर्ष का होता है। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? महापौर होता है ना। पटना के नगर निगम के प्रमुख कौन है? तो महापौर। ये आपका आंसर मिलेगा, आपका महापौर, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है तो शिक्षा यानी कि एजुकेशन आपका मिल जाएगा, ये डी नंबर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा था? तो अर्थशास्त्री कुरजेट ने कहा था कि गरीबी कैंसर की रोग की तरह है, ये मतलब ना मिटेगी नहीं, ये याद रखना, कुरजेट ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है ना कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को ना द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर, उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, सी नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 2012, 2007 से 2012 आंसर मिलेगा आपका, आंसर आपका डी नंबर मिलेगा 2007 से 2012, इसका आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है ना, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। जबकि दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, तो एक अर्थव्यवस्था का सृजन इनमें से सभी संसाधनों से होता है, यानी कि आंसर आपका मिलेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर, प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक, तीनों हो जाएगा ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था, 1952 ईस्वी में हुआ था, इसे याद रखना। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति या फिर निजी संस्था का अधिकार रहता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग इसका आंसर याद रखना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यवस्था, निजी हाथ में ना, निजी व्यक्तियों के हाथ में ना व्यवस्था रहता है उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो 1951 से 56, 1951 से 56, ठीक है ना, आंसर याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला कोई आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या होता है? तो यातायात एवं संचार, ये आपका मिल जाएगा दोस्तों, सी नंबर मिल जाएगा, इसे याद रखना। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जीविकोपार्जन होता है, जीविकोपार्जन होता है, आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला दोस्तों मैं क्वेश्चन की बात करूं 52 नंबर कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? पशुपालन मत्स्यशाला मतलब कि मछली उछली पालना, ये सब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? सामाजिक संरचना का अगर मैं अंग की बात करूँ ना तो हमारा सभी हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका सभी हो जाएगा, ठीक है ना, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा परीक्षण, ये सभी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? दोस्तों राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय, आंसर आपका ये डी नंबर वाला मिल जाएगा, इसे आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? तो आप लोग बता देना गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय जो है ना वो सबसे ज़्यादा है, इसे आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहते हैं, भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है ना वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है दोस्तों, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, आंसर आपका मिलेगा दोस्तों डी नंबर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है ना हमारे रहन सहन के मतलब हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, तो आंसर आपका मिलेगा दोस्तों सी नंबर 59 का, इसे आप लोग याद रखना, सी नंबर 59 का हमारा सही उत्तर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। अभी दोस्तों आपका मैं मैथ का क्लास लूँगा, अभी थोड़ा सा मेरे को कुछ काम था इसलिए आज क्लास नहीं ले पाए, ठीक है ना। अभी हो सकता है कि मैं अगला क्लास ज़रूर लूँगा, नहीं तो आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा।